आरव। रिवॉर्ड फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। दांव पर उपदेश देने की वजह से उसने अपनी किमिया दांव की बेड़ियां तोड़ दी, लेकिन दांव पर उपदेश देने की वजह से उसे बहुत बड़ी मुसीबत भी झेलनी पड़ी। यह सच में था कि बदकिस्मती किस्मत के साथ साथ चलती है। लेकिन धूलिन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम भूल गए कि मैं किस तरह का वजूद हूं? आत्मा दमनकारी मोती सोल दांव, यानी कि सभी आत्मा दांव का पूर्वज है, जब तक कोई स्वर्गीय सम्राट खुद ना आए, वरना एक मामूली ब्लड सोल कर्स तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा मेरे पास एक सीक्रेट कला है जिससे आत्मा कर्स की ताकत को सोखकर आत्मा दमनकारी मोती में वापस डाल सकता हूं। तुम बस ब्लड गॉड टी पियो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। यह सुनकर आरव का दिल वापस अपनी जगह पर आ गया। वो थोड़ा मुस्कुराया, चाय का कप उठाया और चाय पी ली। यह देखकर बकरासुर के मुंह के कोनों पर उसकी शैतानी चाल कामयाब होने की मुस्कान आ गई। टेस्ट कैसा है? बकरासुर ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया और तारीफों से भर गया। अच्छी चाय है, दिमाग को फ्रेश करती है और असल में शैतानी एसेंस को बढ़ाती है। बकरासुर जोर से हंसा और बोला, हाँ, अगर तुम्हें पसंद हो तो मेरे पास अभी भी कुछ और है, मैं तुम्हें दे दूंगा। आरव ने जल्दी से कहा, यह कैसे हो सकता है? ऐसी स्पिरिट चाय, यह बहुत कीमती होगी, है ना? सोर्स नाइट को बिना कुछ बोए फायदा नहीं मिल सकता। बकरासुर ने उसे दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई सोर्स नाइट, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई कहूंगा। तुम होशियार हो और तुम्हें इस बूढ़े आदमी के आने का अंदाजा लगा लेना चाहिए था, है ना? मेरे ब्लड यम हॉल की ताकत इतनी ज्यादा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे टैलेंट के साथ सिर्फ हमारे ब्लड यम हॉल में शामिल होने से ही तुम शान दिखा पाओगे। आरव ने हैरानी नहीं दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर बकरासुर बहुत दयालु है। बस बात यह है कि सोर्स नाइट अभी किसी ग्रुप में शामिल होने का प्लान नहीं बना रहे हैं। बकरासुर भी हैरान नहीं हुए और बहुत मतलब से कहा, रिजेक्ट करने में जल्दी मत करो, तुम वापस जाकर पहले सोचो, शायद तुम्हारा मन बदल जाए। आरव के जाने के बाद देवी मल्ली की आकृति दिखाई दी। भगवान बकरासुर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने सच में ब्लड सोल कर्स का इस्तेमाल कर दिया। देवी मल्ली ने कुछ हैरानी से कहा, ब्लड सोल कर्स बहुत शक्तिशाली था। भले ही वो कोई शैतानी भगवान का पावर हाउस हो, एक बार उसके आगे झुकने पर वे भी चाहेंगे कि वे भी मर जाएं, बिना विरोध करने की कोई जगह के। आरव से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करना बस एक मुर्गे को मारने के लिए कसाई के चाकू का इस्तेमाल करने जैसा था। इसके अलावा ब्लड सोल कर्स को तैयार करने के लिए शुरू में बहुत सारी मैन पावर और मटीरियल रिसोर्स खर्च करने पड़ते थे, तभी इसे सफलतापूर्वक रिफाइन किया जा सकता था। बस एक पॉट ब्लड गॉड टी एक अनमोल खजाना था। यहां तक कि ब्लड यम हॉल भी शायद ही कभी इसका इस्तेमाल करता था। ब्लड सोल कर्स आमतौर पर कुछ बहुत परेशान करने वाले कैरेक्टर से निपटने के लिए होता था। बकरासुर हल्के से मुस्कुराया और बोला, एक बड़े आदमी से निपटने के लिए ब्लड सोल कर्स का इस्तेमाल करना जो किमिया पूर्वज बन सकता है, यह निश्चित रूप से फायदेमंद है। देवी मल्ली अभी भी थोड़ी परेशान थी और उसने कहा, यह बच्चा ऐसा है जो झुकने के बजाय टूटना पसंद करेगा। क्या ब्लड सोल कर्स सच में असरदार है? बकरासुर जोर से हंसा और बोला, असरदार? सवालिया निशान हटाओ। एक समय में एक आधे कदम का शैतानी राजा था। ब्लड सोल कर्स के असर में आने के बाद वो लॉर्ड हॉल मास्टर के सामने कुत्ते की तरह लेट गया, रहम की भीख मांग रहा था। यह बच्चा सिर्फ एक शैतानी जनरल है। आपको क्या लगता है कि यह असरदार होगा या नहीं? देवी मल्ली की नजरें गहरी हो गई, साफ तौर पर बहुत ज्यादा हैरान। आधे कदम वाले शैतानी राजा, वो कैसा ताकतवर वजूद था? ब्लड सोल कर्स के सामने असल में उसमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। देवी मल्ली सिर्फ इतना जानती थी कि ब्लड सोल कर्स ताकतवर है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ब्लड सोल कर्स कितना ताकतवर है। बकरासुर ने जो उदाहरण दिया उससे उसे सहज समझ आ गई। बकरासुर ने आगे कहा, ब्लड सोल कर्स से मौत नहीं होगी, लेकिन अनगिनत नाराज आत्माओं की कर्स की ताकत, आत्मा के खाए जाने का वह दर्द, चाहे इंसान का दिमाग कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वे भी उसे झेल नहीं सकते। आज रात इस लड़के को थोड़ा इसका अनुभव करने दो। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द आकर मुझे ढूंढ लेगा। हाँ, रोमांचक हिस्से की बात करें तो बकरासुर जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। ब्लड यम हॉल के लिए एक ऐसे किमिया जीनियस को बुलाना जो ग्रेट डाउ हेवनली मेलोडी को ट्रिगर कर सके,
बकरासुर खुश कैसे नहीं होता? लेकिन क्या उसे पता है कि हम चाले चल रहे हैं? देवी मल्ली ने पूछा। हे, हालांकि ये लड़का जिद्दी और बिगड़ैल है, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। जब तक उस पर ब्लड सोल कर्स का असर होता रहेगा, उसे पता चल जाएगा कि ये घटना हमसे जुड़ा है, बकरासुर ने कहा। रात का समय था। आरव ने छोटे हेवनस्पेन माउंटेन के सामने ध्यान और विजुअलाइजेशन करना जारी रखा और अराजक दिव्य सिद्धांत के तीसरे लेवल की साधना विधि का पता लगाया। अचानक उसकी चेतना के समुद्र में आत्मा दमनकारी मोती अजीब तरह से हिल गया। हे, ये यहां है। वो बूढ़ा बदमाश खुद को चालाक समझता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये इस बूढ़े आदमी के लिए शादी का तोहफा बन गया। धूलिम ठिठुर कर हंसा। आत्मा दमनकारी मोती चुपचाप आरव के होश के समंदर से निकल गया और उसके सिर के ऊपर लटक गया। आत्मा दमनकारी मोती से गहरे लाल रंग की रोशनी निकल रही थी, जो बहुत अजीब लग रही थी। लेकिन आत्मा दमनकारी मोती के अंदर धूलिन हंसी से खिलखिलाने लगा। ब्लड सोल कर्स का सोल फोर्स कर्स तो बस एक बढ़िया टॉनिक है। इस सोल फोर्स कर्स से क्या मैं तीसरे स्तर में वापस आ पाऊंगा? आरव अभी भी विजुअलाइजेशन में डूबा हुआ था और बाहर की दुनिया की घटनाओं से पूरी तरह बेखबर था। धूलिन ने उससे कहा कि किसी भी चीज की चिंता मत करो और बस साधना पर ध्यान दो। गहरीलाल रोशनी के बीच आत्मा दमनकारी मोती का ऑरा और मजबूत होता गया। धूलिन का पूरा शरीर भी गहरीलाल रोशनी से लिपटा हुआ था। उसका पूरा शरीर कुछ अजीब और शैतानी लग रहा था, लेकिन उसका ऑरा धीरे धीरे मजबूत होता गया। सीक्रेट रूम में बकरासुर के माथे पर धीरे धीरे पसीना आने लगा। ये बदमाश भी इतना टिक सकता है, अब तक हार नहीं माना है। ब्लड सोल कर्स को एक्टिवेट करने के लिए सोल रिफाइनिंग लैंप्स में गुस्से को बाहर निकालने के लिए अपनी सोल फोर्स को एक गाइड के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता था। जिस व्यक्ति पर कास्ट किया जा रहा था, वो नेचुरली बात मानकर हार नहीं मानेगा। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से कर्स की ताकत का विरोध करने के लिए अपनी सोल फोर्स का इस्तेमाल करेगा। जब दूसरा पक्ष विरोध करना पूरी तरह से छोड़ देगा, तो बकरासुर बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा और उसे इतनी सोल फोर्स यानी कि आत्मा दबाव खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। बकरासुर ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक छोटा सा शैतानी जनरल इतने लंबे समय तक विरोध कर सकता है। उसे कैसे पता चल सकता था कि उसका दुश्मन आरव नहीं, बल्कि एक बूढ़ा राक्षस था जो भगवान जाने कब से जिंदा था। और तो और ये बूढ़ा राक्षस ब्लड सोल कर्स का भी अपशकुन था। अभी की धूलिन बस बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, जबकि आरव अभी कल्टीवेशन मेथड बनाने में डूबा हुआ था और खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। सच में ग्रेट दाओ हेवनली मेलोडी को ट्रिगर करने में काबिल जीनियस होने के लायक। ये विल पावर, ये सोल फोर्स, ये वो नहीं है जो एक शैतानी जनरल में होना चाहिए। बकरासुर ने भी मन ही मन तारीफ की। आखिरकार बकरासुर को लगा कि सोल फोर्स कम हो गई है। साफ था, दूसरी पार्टी ने विरोध करना छोड़ दिया था। बकरासुर के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, है, भले ही तुम्हारा टैलेंट शानदार हो, ब्लड सोल कर्स के तहत तुम सिर्फ बात मानकर ही झुक सकते हो। भूल जाओ, मैं आज रात तुम्हें सिर्फ 2 घंटे टॉर्चर करूंगा। अगर तुम कल नहीं आए तो मैं कल फिर से जारी रखूंगा। 2 घंटे बाद बकरासुर ने खुश होकर यह तरीका वापस ले लिया। उसके मन में आरव को हद तक लाने के बाद उसे अभी जमीन पर बिना किसी ताकत के लेटा होना चाहिए था। दूसरी रात बकरासुर ने आरव को सेटल करने से पहले फिर से बहुत मेहनत की। लगातार 5 दिन बीत गए। खुद बकरासुर को भी लगा कि ये उससे थोड़ा ज्यादा है जितना वो कर सकता है, लेकिन उसने अभी भी आरव को हार मानते नहीं देखा। लेकिन देवी मल्ली पहले से ही थोड़ी परेशान थी और उसने बकरासुर से कहा, भगवान बकरासुर, क्या इस लड़के ने कोई चाल चली होगी और उसे ब्लड सोल कर्स दबाव बिल्कुल नहीं लगा? बकरासुर का चेहरा उतर गया और उसने कहा, बकवास। इस बूढ़े आदमी ने उसे ब्लड गॉड टी पीते हुए अपनी आंखों से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा शैतानी जनरल मेरे सामने हाथ की सफाई कर सकता है? देवी मल्ली ने इसके बारे में सोचा और यह भी महसूस किया कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन एक छोटा सा शैतानी जनरल असल में 5 दिनों तक टिक पाया। इससे उन दोनों को बहुत अजीब लगा। मेरा यह मतलब नहीं है, मेरा मतलब था, अब और कहने की जरूरत नहीं है। यह लड़का ग्रेट दाओ हेवनली मेलोडी को ट्रिगर कर सकता है। उसे पहली नजर में सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता। आज रात मैं ब्लड सोल कर्स की पावर बढ़ा दूंगी। उसे बताऊंगी कि असल में क्या होता है जब तक वो मरना न चाहे। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो अभी भी हार नहीं मान सकता, बकरासुर ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन सोल सप्रेसिंग पल की जगह के अंदर डस्टिन के चेहरे पर एक संतुष्टि थी। इन कुछ रातों में सोल फोर्स कर्स को एब्जॉर्ब करने से वो पहले ही तीसरे स्तर की हालत में ठीक हो गया है। जियान, फायदे मैं अकेले नहीं उठा सकता। आज तुम्हारी बारी। ये श्राप की शक्ति तुम्हारे लिए भी एक बहुत अच्छा टॉनिक है। 3 स्टार तक पहुंचने के लिए 1 रात ही काफी होगी। धूलिन ने जोर से हंसते हुए कहा। भूत जियान की ताकत बहुत पहले ही 2 स्टार के पीक पर पहुंच चुकी थी। अब धूलिन की मदद से
3 स्टार तक पहुंचना बिना ज्यादा मेहनत के हो जाएगा। जैसे ही जियान ने सुना, वो बहुत खुश हुआ और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। धूलिन मुस्कुराया और बोला, अभी भी मुझसे ये किस लिए कह रहे हो? ये यही है, तुम तैयार हो जाओ, 3 स्टार पर हमला करो। एक और पूरी रात बीत गई। बकरासुर की आत्मा की ताकत के बावजूद वो भी कुछ हद तक टूट रहा था, लेकिन इसी वजह से उसे आरव की उम्मीदों पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया था। किमिया पूर्वज की ऊंचाइयों तक पहुंचने की उम्मीद रखने वाला जीनियस स्वाभाविक रूप से असाधारण था। दूसरे दिन सुबह आरव विश्व दमनकारी मोती की जगह से बाहर निकल गया। मास्टर, जियान ने आरव को झुककर कहा। आरव की आंखें चमक उठीं और उसने हैरानी से कहा, तुम टूट गए? जियान भी मुस्कुराया और बोला, ये सब सीनियर धूलिन का शुक्रिया। कल रात मैंने श्राप की शक्ति उधार ली और 3 स्टार तक सफलतापूर्वक पहुंच गया। आरव ये सुनकर जोर से हंसे और बोले, इस बूढ़े आदमी ने सच में हमें एक बड़ा तोहफा दिया है। अब जाकर नाटक से झुकने का समय आ गया है, नहीं तो वो बूढ़ा लड़का शायद पागल हो जाएगा। बकरासुर के सामने आरव के चेहरे पर थकान थी। उसका रंग पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी हो। आरव की हालत देखकर वो बहुत खुश हुआ। बेशक वो भी आरव से ज्यादा बेहतर नहीं था। इन कुछ दिनों में धूलिन और जियान 2 लोगों ने उसे लगभग निचोड़कर सुखा दिया था। हालांकि बकरासुर की आत्मा की ताकत मजबूत थी, लेकिन वो आत्मा को दबाने वाले मोती इस तरह के स्वर्ग के आत्मा के खजाने के निकलने का सामना नहीं कर सकी। सीनियर बकरासुर, जो बात आपने कुछ दिन पहले कही थी, मैंने उस पर सोचा है। मैंने ब्लड यम हॉल में शामिल होने का फैसला किया है। आरव ने कहा। हाँ, जो समय को समझता है वो बुद्धिमान आदमी है। छोटे भाई सोर्स नाइट, तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां सोच से भी परे हैं। हमारे ब्लड यम हॉल में शामिल होना बिल्कुल सही फैसला है। इस ट्रिप में मैं तुम सबके साथ उस रहस्यमयी दुनिया में जाऊंगा। रहस्यमयी दुनिया से बाहर आने के बाद मैं तुम्हें सीधे शाही शहर ले आऊंगा। बकरासुर ने हंसते हुए कहा, सीनियर, जैसा चाहो वैसा करो। अभी का आरव अपनी सारी धार खो चुका था, बहुत शांत हो गया था। वैसे भी सिर्फ दिखावा करने में कोई बड़ी मेहनत नहीं लगती, जब तक तुम खुश हो। बकरासुर सिर्फ काला दूध ब्लड यम हॉल के हॉल मास्टर को दिखाता था, जो आरव को वश में करने आया था। उसने सच में ज्यादा नाराज करने की हिम्मत नहीं की। आरव भविष्य में उस पर राज करने वाला था। अभी नाराज करने पर पतझड़ की फसल के बाद हिसाब किताब से बचना मुश्किल होगा। उल्टा उसे आने वाले दिनों में कुछ समय के लिए आरव के दिल की उदासी दूर करने के तरीके भी सोचने थे। नहीं तो अगर आरव ने भविष्य में उसके खिलाफ साजिश रची तो बहुत बुरा होगा। इसके अलावा ऐसे जीनियस के साथ रिश्ता बनाने से उसे भी बहुत मदद मिलेगी। इसलिए वो बार बार आरव को अपना छोटा भाई कहता था, जो बहुत अच्छा लगता था। हाँ, छोटे भाई सोर्स नाइट, सच में बहुत अफसोस है। ये सच है कि हॉल मास्टर को टैलेंट पसंद है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम बात नहीं मानोगे। इसीलिए हमने ये प्लान बनाया। तुम बेफिक्र रहो जब तक तुम ब्लड यम हॉल में शामिल हो जाओगे। इन कुछ दिनों में जो हुआ वो बिल्कुल दोबारा नहीं होगा। बकरासुर के शब्दों में खुशामद करने का इरादा था, लेकिन आरव को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने नाराज होकर कहा, सीनियर बहुत दयालु है, सोर्स नाइट की हिम्मत नहीं है। कहा कि उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो चेहरा दुखी था। बकरासुर ने चुपके से गाली दी और हंसते हुए कहा, ओह छोटे भाई, ऐसा मत करो। ये दवा वाली कड़ाही मैंने 10,000 सालों से इस्तेमाल की है। तुम्हारे पास अभी कोई आसान दवा वाली कड़ाही नहीं होनी चाहिए, है ना? बड़े भाई तुम्हें दे देंगे। बकरासुर की हथेली पर एक छोटी सी दवा वाली कड़ाही दिखाई दी, फिर तेजी से बड़ी होकर जमीन पर गिर गई। कमरे में एक बहुत गहरी आभा भर गई। आरव की नजरें गहरी हो गई और उसने हैरानी से कहा, क्या यह कोई शैतानी भगवान का रहस्यमयी खजाना हो सकता है? आरव का चेहरा देखकर बकरासुर ने आखिरकार राहत की सांस ली। जैसा कि उम्मीद थी, शैतानी किमियागोरों के लिए एक दवा वाली कड़ाही एक ऐसा लालच थी जिसे रोका नहीं जा सकता। एक शैतानी भगवान का रहस्यमयी खजाना तोहफे में देना भी बकरासुर के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। रहस्यमयी खजाने आसमानी देवता की दिव्य चीजों से भी ऊंचे दर्जे के थे, जो दिव्य भगवान दायरे के मार्शल आर्टिस्ट के इस्तेमाल के लिए सही थे। वे दिव्य भगवान के रहस्यमयी खजाने थे। जब बगल में देवी मल्ली ने यह दृश्य देखा तो उसने अपनी ईर्ष्या को छिपाने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। वो पहले से ही 20,000 वर्षों से एक शैतानी भगवान शक्ति बन चुकी थी, लेकिन उसके पास एक भी शैतानी भगवान रहस्यवादी खजाना नहीं था। आरव महान था। एक छोटे से शैतानी जनरल के पास वास्तव में एक शैतानी भगवान रहस्यवादी खजाना आ गया। भगवान बकरासुर ने वास्तव में एक बड़ा कदम उठाया। छोटे भाई सोर्स नाइट की दृष्टि वास्तव में अच्छी है। इसे गहरा पीला कड़ाही कहा जाता है। एक निम्न श्रेणी का शैतानी भगवान रहस्यवादी खजाना। यह पहले से ही 50,000 वर्षों से मेरा पीछा कर रहा है। आज मैं इसे छोटे भाई को दे दूंगा,
बस इसे माफी मांगना समझो। बकरासुर ये कहते हुए बहुत दिलदार लग रहा था। खुशकिस्मती से हॉल मास्टर ने वादा किया कि जब तक मैं सोर्स नाइट को वापस लाऊंगा वो मुझे एक मिडिल ग्रेड शैतानी लॉर्ड मिस्टिक ट्रेजर इनाम में देंगे। नहीं तो मैं सच में ऐसे ही दोनों हाथों वाले लोगों को गहरी पीली कड़ाही नहीं दे पाता। बकरासुर ने मन ही मन सोचा। फिर भी बकरासुर के लिए आरव को गहरी पीली कड़ाही गिफ्ट करने के लिए उसने भी एक बहुत बड़ा इरादा किया था। बहुत सारे रहस्यवादी खजाना होने से किसे दिक्कत होगी? आरव भी अपने दिल में बहुत हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी फसल मिलेगी। ये बकरासुर सच में एक अमीर आदमी था। उसने धूलिन और जियान को ब्रेक थ्रू गिफ्ट करने के लिए पहले ही अपनी जान लगा दी थी। अब उसने सच में उसे एक शैतानी लॉर्ड मिस्टिक ट्रेजर टूल दे दिया। चक अपनी चाल चलते हुए सच में दिलदार। आरव ने बकरासुर को शक भरी नजर से देखा और कहा, सच में मुझे दे रहे हो? बकरासुर मुस्कुराया और बोला, क्या ये अब भी नकली हो सकता है? ये कैसे है? बड़े भाई की ईमानदारी का एहसास हुआ, है ना? तुम पर ब्लड सोल कर्स लगाने अलावा सच में कोई चॉइस नहीं थी। बात यह है कि हम उत्सुक हैं और टैलेंट से प्यार करते हैं। मैंने पहले ही ओनरशिप हटा दी है। गहरी पीली कड़ाही अब एक मास्टरलेस आइटम है। तुम्हें बस इसे शैतानी आत्मा पवित्रता के साथ पालना है और ये तुम्हारा है। आरव ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, क्योंकि सीनियर बकरासुर इतने सच्चे हैं। सोर्स नाइट स्वाभाविक रूप से अब और दिखावा नहीं कर सकते। ये गहरी पीली कड़ाही, मैं इसे स्वीकार करता हूं। हमारा मामला खत्म हो गया है। बकरासुर ने जैसे ही सुना वो बहुत खुश हुआ और जोर से हंसते हुए बोला, हाँ, छोटा भाई सच में बहुत साफ है। आगे जब तुम कालादूत सही शहर पहुंचोगे तो जो भी बातें तुम ठीक से नहीं कर पाओगे मुझे बताना। कालादूत सही शहर में बड़े भाई की अभी भी कुछ इज्जत है। आरव मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, तो सोर्स नाइट सबसे पहले सीनियर को धन्यवाद देगा। लालबर्नी परिवार के पास लौटकर जब आरव ने गहरी पीली कड़ाही की मास्टर बना लिया तो उसने कुछ दवा वाली पिल्स को रिफाइन करने की कोशिश की। जितना ज्यादा उसने इस्तेमाल किया उसे उतना ही अच्छा लगा। तक सच में एक शैतानी भगवान का रहस्यमयी खजाना होने के लायक है, ताकि दिव्य आग को मजबूत करने का असर हो। भविष्य में रिफाइनिंग पिल्स को हर बार दिव्य आग उधार लेने के लिए उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। इस गोली को रिफाइन करने की क्षमता भी काफी बढ़ गई है। अब जब मैं आम 2 स्टार डिवाइन गोलियों को रिफाइन करता हूं तो इसमें सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय लगता है। ये क्या है? आरव ने पाया कि गहरी पीली कड़ाही के अंदर अपनी जगह बन गई थी। अंदर 2 तरह की आभाएं अजीब तरह से घूम रही थी। वे बहुत रहस्यमयी थी। ये गहरी पीली एनर्जी की एक किरण है, धूलिन ने कहा। गहरी पीली एनर्जी? आरव हैरान था। साफ था उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। जब दिव्य प्रभु क्षेत्र कोई दुनिया खोलेगा तो उससे ये गहरी पीली एनर्जी पैदा होगी। स्वर्ग जितनी गहरी, धरती जितनी पीली। इस गहरी पीली कड़ाही के अंदर गहरी पीली एनर्जी का एक अंश है। हर बार जब आप गोलियां रिफाइन करेंगे तो ये पहले की आपकी ग्रेट दाव गोली शोधन के बराबर होगी, धूलिन ने समझाया। आरव थोड़ा हैरान हुआ। उस समय उसने ग्रेट दाव के साथ गोलियां रिफाइन की थी। दाव शोधित गोली को रिफाइन किया था। वो सीन अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। गोलियों को रिफाइन करने के लिए स्वर्ग और धरती की ताकत बिल्कुल असाधारण थी। सच में एक शैतानी भगवान रहस्यवादी खजाना होने के लायक। ये बेशक मेरे लिए एक बाघ को पंख लगाने जैसा है, आरव ने संतुष्ट होकर कहा। धूलिन जोर से हंसा और बोला, बकरासुर, ये बूढ़ा बदमाश हर तरह की साजिशें और चाले चला, लेकिन तुम्हें हर जगह शादी के कपड़े दिया। जब उसे पता चलेगा कि वो छलनी से पानी निकाल रहा है, सब बेकार, तो सोचो उसका क्या एक्सप्रेशन होगा। हाँ, लालबर्नी परिवार के सामने के दरवाजे के बाहर नमन, कच्छट और सप्तरा सभी आरव को विदा कर रहे थे। फैमिली हेड, प्लीज वापस जाओ। बीते समय के लिए, फैमिली हेड की देखभाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आरव ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। कुलपिता नमन जल्दी से खुशामद करते हुए मुस्कुराया और बोला, मास्टर सोर्स नाइट क्या कह रहे हैं? मेरे लालबर्नी परिवार को तुमसे फायदा हुआ है। इन कुछ सालों में लालबर्नी परिवार को दोपहर के सूरज की तरह कहा जा सकता है। उनकी लाइमलाइट ने सिटी लॉर्ड मैनर को भी नीचे धकेल दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए लालबर्नी परिवार ने बिना किसी रोकटोक के अपनी सेना बढ़ाई और जबरदस्त फायदे उठाए। इसके अलावा लालबर्नी परिवार में पहले से ही कैपोन के नंबर एक कबीले का जोश था, क्योंकि वो ब्लड यम हॉल के संपर्क में आ गया। नमन अपने दिल में समझ गया और ये सब आरव की वजह से हुआ। आरव मुस्कुराया और बोला, फैमिली हेड बहुत विनम्र है। राजा की सैलरी ले रहा है, राजा का बोझ बांट रहा है। चूंकि मैं लालबर्नी परिवार का नौकर हूं, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से लालबर्नी परिवार में योगदान देना होगा। नमन मुस्कुराया और बोला, ये नमन जानता है कि लालबर्नी परिवार की सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा मास्टर उसे तुच्छ समझते हैं। मास्टर के लालबर्नी परिवार में बने रहने के लिए
ये नमन बहुत आभारी है। सप्तरा, मास्टर सोर्स नाइट जा रहा है, तुम उसे विदा क्यों नहीं कर रहे हो? ये कहते हुए उसने सप्तरा को बेचैनी से आंख मारी। आरव के जाने की खबर सुनकर सप्तारा का पूरा व्यक्तित्व इन कुछ दिनों से उदास और उदास था। उसका दिल लंबे समय से आरव के लिए समर्पित था, लेकिन किसे पता था कि पलक झपकते ही आरव एक ऐसा अस्तित्व बन गया जिसे वो भी देखती थी। दोनों के बीच की खाई और बड़ी होती गई। अब आरव सीधे जाने वाला था। सप्तारा का पूरा व्यक्तित्व घबरा गया था। सो सोर्स नाइट, हैव आपकी यात्रा सुखद हो। काफी देर तक खुद को रोककर सप्तारा ने बस यही एक वाक्य कहा। अचानक उसे पता चला कि आरव के साथ पहले से ही कोई आम भाषा नहीं थी। आरव मुस्कुराया और बोला, मिस सप्तारा, अपना ख्याल रखना। शायद हम फिर कभी मिले। ठीक है, देर हो रही है, सोर्स नाइट विदा लेंगे। बात खत्म करके आरव कमलेश डी को लाया और मुड़कर चला गया। उसकी अभी की हालत को देखते हुए एक गुलाम को लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। सप्तारा ने बेवकूफी से आरव के पीछे का नजारा देखा। साफ सालों की एक लाइन चुपचाप गिर रही थी। नमन ने यह सीन देखा और आप भरते हुए कहा, मेरी अच्छी बेटी, तुम उससे बिल्कुल अलग दुनिया की इंसान हो। वो आसमान में सूरज की तरह है, लोगों को इतना अंधा कर देता है कि वे अपनी आंखें नहीं खोल पाते, जबकि हमारी किस्मत में आम इंसान होना लिखा है। हालांकि ग्रेट दाव हेवनली मेलोडी की बात बाहर नहीं आई, लेकिन उसके लिए कई सौ राजधानियों के कीमिया के जानकारों को दांव पर उपदेश देना, इस तरह की ताकत बस सोच से बाहर थी। शाही शहर आरव के लिए अपना टैलेंट दिखाने का मंच था। हाँ, छोटा भाई सोर्स नाइट असल में लालबर्नी परिवार की उस लड़की को नहीं लाया। बहुत हैरानी की बात है, आरव को देखकर बकरासुर जोर से हंसते हुए स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। सप्तारा और आरव के उलझे हुए रिश्ते के बारे में बकरासुर को स्वाभाविक रूप से पता था। उसने तो यह भी सोचा था कि आरव सप्तारा को साथ लाएगा। आखिर वो छोटी लड़की वाकई आकर्षक थी। मेरे लिए साधना सबसे जरूरी चीज है, दूसरे लोग सिर्फ मेरा ध्यान भटकाएंगे, आरव ने ठंडे दिमाग से कहा। बकरासुर ये सुनकर मन ही मन हैरान रह गया। आरव को इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं थी। उसकी समझ के अनुसार आरव सच में पूरे साल खुद को सबसे अलग रखता था। ज्यादातर समय साधना में लगता था। छोटे भाई को देखकर मुझे शर्म से पसीना आ जाता है। कोई हैरानी नहीं कि छोटा भाई इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल कर सकता है। आरव मुस्कुराया। अचानक उसे पता चला कि बकरासुर का पहनावा कुछ अजीब था। ये एक नौकर का पहनावा था। इसके अलावा बकरासुर ने अपनी आभा छिपाई हुई थी। बाहर से कोई असली हालात का पता नहीं लगा सकता था। आरव, बकरासुर, तुम? आरव ने सोचा। बकरासुर मुस्कुराया और बोला, हालांकि इस बार पुराने खंडहरों की ट्रिप हमारे ब्लड यम हॉल ने लीड की है। ड्रैगन और मछलियां आपस में उलझे हुए हैं, हर जगह से ताकते हैं। तुम्हारा होना हमारे ब्लड यम हॉल के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम उन्हें बता दें कि मैं खुद एक्शन में गया था, तो इससे जरूर बहुत सारी अटकलें लगेंगी। जैसे ही आरव ने सुना, उसे एहसास हुआ। देवी मल्ली ने उसे बात्रा को खत्म करने देने में कोई झिझक नहीं दिखाई, ताकि उसे चुन सके। इस बार खंडहरों में घुसने वाले निश्चित रूप से अलग अलग बड़ी राजधानियों के टॉप जीनियस थे। सबसे घटिया लोग शायद बात्रा के लेवल के भी थे। यहां तक कि काफी जीनियस ऐसे भी थे जो शायद पहले से ही शैतानी कमांडर दायरे में थे। इसके लिए ब्लड यम हॉल ने शायद काफी एहसान भी किए होंगे। इतना ज्यादा खर्च करने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार के पुराने खंडहर बहुत खास थे। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तो चलो कमलेश डी, तुम पहले इंपीरियल सिटी जाओ और थोड़ी सफाई करने में मेरी मदद करो। कमलेश डी ने सिर झुकाया और कहा, जी मास्टर। अभी का कमलेश डी पहले ही रुकावट को तोड़ चुका था और मूल देवता क्षेत्र का पावर हाउस बन गया था। आरव ने स्वाभाविक रूप से कमलेश डी को सच में काला दूत सही शहर नहीं जाने दिया। ये शब्द सिर्फ बकरासुर का मन शांत करने के लिए थे। उसने पहले ही कमलेश डी को आधे रास्ते में टाइड्रन सिटी जाकर उसका इंतजार करने का निर्देश दिया था। आरव बकरासुर और देवी मल्ली इन दो मुसीबतों से पीछा छुड़ाकर उससे मिलने जाएगा। जरूर। जब बकरासुर ने आरव की बातें सुनी तो उसने राहत की सांस ली। कमलेश डी तो बस एक गुलाम था। जाहिर है कि वो उसे अपने निशाने पर नहीं लेगा। जरूरी बात आरव का रवैया था। लगता है कि गहरी पीली कड़ाही का सच में काफी असर हुआ। आरव ने ब्लड यम हॉल में शामिल होने की बात पहले ही मान ली थी। कमलेश डी के जाने के बाद पार्टी उड़ने वाली नाव पर चढ़ गई। आरव ब्लड यम हॉल की ताकत एक के बाद एक रहस्यमयी खजाने से भी हैरान था। ये उड़ने वाली नाव एक मिडिल ग्रेड शैतानी लॉर्ड का रहस्यमयी खजाना थी। उड़ते समय इसका असर स्पेस में चक्कर लगाने जैसा था। इसकी स्पीड बहुत तेज थी। रास्ते में बकरासुर ने हर तरह से आरव की चापलूसी की। उसमें शैतानी लॉर्ड होने का कोई दिखावा कैसे था? आरव जाहिर है
कि ज्यादा चुप रहकर भी अपनी कमियों को नहीं छिपा सकता था। कभी कभी बकरासुर को इशारा देकर वो आधे दिन के लिए खुश हो जाता था। बकरासुर का राज भले ही ऊंचा था, लेकिन नींव की मजबूती के मामले में आरव ने उसे 10 से ज्यादा सड़कें पीछे फेंक दी। बस ऐसे ही तीनों लोग आधे महीने से ज्यादा समय तक उड़ने वाली नाव में सवार रहे, फिर उस जगह पहुंचे जहां खंडहर थे। खंडहर काला दूत शाही शहर के पश्चिम की ओर ट्रेस लाइट सिटी के पास थे। तारीख पास आ रही थी। अलग अलग बड़ी राजधानियों के अमीर लोग भी जल्दी जल्दी जा रहे थे। जब तीनों लोग खंडहर के पास पहुंचे तो यहां पहले से ही बहुत सारे लोग जमा थे। तीनों लोगों के आने से ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। आरव ने एक नजर डाली। उसकी नजर अचानक बीच में लोगों के एक समूह पर रुक गई। 6 जवान लड़के, तेज नजरें, असाधारण आभा। एक नजर और जाहिर है कि वे विशेषज्ञ थे। आरव की नजर को महसूस करते हुए उन 6 लोगों ने वास्तव में सामूहिक रूप से आरव की ओर देखा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि आरव केवल महान पूर्णता वाला शैतानी जनरल क्षेत्र था, तो उन्होंने तुरंत रुचि खो दी। सभी वही करने जा रहे थे जो उन्हें करना चाहिए। वे 6 लोग सभी प्रारंभिक रैंक वाले शैतानी कमांडर थे। स्पष्ट रूप से उनकी ताकत बहुत शक्तिशाली थी। कितनी गहरी धारणा। मैंने बस एक नजर डाली और उन्होंने मुझे देखा। आरव चुपके से चौंक गया। उन 6 लोगों को प्रख्यात काला दूत 6 पुत्रों के रूप में सम्मानित किया गया है। उनकी ताकत काले दूत सही शहर की युवा पीढ़ी के बीच सभी को देखती है। वे बात्रा के समान हैं। सभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से अपना रास्ता निकालते हैं, लेकिन वे बात्रा से अधिक शक्तिशाली हैं। देवी मल्ली ने कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तो ऐसा ही है। एक शाही शहर के रिसोर्स सच में राजधानी शहर के मुकाबले नहीं है। हालांकि बात्रा बहुत ताकतवर था, लेकिन शाही शहर में उसे देखकर लगता था कि वो देखने में काफी नहीं है। अभी वहां लगभग 1 से 200 युवा जीनियस मौजूद थे। इनमें से हर कोई बात्रा से कम नहीं था। यो, क्या ये हमारे मास्टर सोर्स नाइट नहीं है? सक एक किमिया जीनियस और एक मार्शल आर्ट जीनियस भी। ये सच में लोगों को उनकी तारीफ करने पर मजबूर करता है। एज योर फीनिक्स चाइल्ड, अगर तुम मास्टर सोर्स नाइट से मिलो तो तुम्हें उनका ठीक से स्वागत करना होगा। तुमकराज ने सीधे तीनों लोगों का रास्ता रोक दिया। उसके बगल में एक नौजवान भी था जिसकी आंखें चमकीली और चेहरे पर निखार था। आरव ने इस एज्योर फीनिक्स चाइल्ड को थोड़ा सा देखा और पाया कि इस व्यक्ति की नजरें गहरी और असामान्य रूप से शांत थी। साफ है, वो कोई सीधा सादा इंसान नहीं था। देवी मल्ली की भौहें तंग गई और उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुमकराज, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमकराज की आंखें सिकुड़ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई मतलब नहीं। मास्टर सोर्स नाइट ने मेरी इज्जत बढ़ाई, इसलिए मुझे थोड़ा वापस देना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आरव से तुमकराज अभी बहुत नाराज था। वो पहले से ही ब्लड यम हॉल के सभी हॉल मास्टर्स का मजाक बन चुका था। अभी कुछ समय पहले लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन अगर उसका मजाक उड़ाया गया तो उड़ाया गया। वो आरव का कुछ नहीं कर सकता था। तुमकराज बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि आरव को हेडक्वार्टर का भारी जोर जरूर मिलेगा। आखिरकार ग्रेट डाउ हेवनली मेलोडी को ट्रिगर करने में सक्षम एक अल्केमी जीनियस सच में बहुत दुर्लभ था। लेकिन इससे पहले उसे अभी भी थोड़ी जमीन वापस जीतनी थी, नहीं तो उसके दिल से नफरत निकालना मुश्किल होता। बकरासुर के आरव को ढूंढने आने की खबर सिर्फ देवी मल्ली को ही पता थी। अब बकरासुर ने अपना रूप बदला और अपनी आभा छिपा ली। देवी मल्ली के पीछे पीछे चलते हुए वो बिल्कुल एक बूढ़े नौकर जैसा लग रहा था। तुमकराज ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। आरव ने तुमकराज को देखा और ठंडे दिमाग से कहा, जो भी तरकीबें हैं बेझिझक इस्तेमाल करो। लेकिन तुमकराज मुस्कुराया और बोला, अरे अभी भी इतना घमंडी? इस खंडहर के अंदर जो मुकाबला हो रहा है वो कीमिया नहीं बल्कि मार्शल आर्ट है। क्या तुम्हें लगता है कि बात्रा को जीतकर उस तरह के कमजोर इंसान को तुम आसमान के नीचे अजय समझते हो? भले ही तुम जीनियस हो, अगर तुम खंडहर के अंदर मर गए तो तुम जीनियस नहीं रहोगे। ये शब्द एक खुली धमकी थी। हॉल मास्टर तुमकराज सच में बहुत ही शानदार है। तुम ऐसे इंसान के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत भी करते हो जिसे हेडक्वार्टर चाहता है। एक जोरदार आवाज उसकी आंखों में घुस गई। यह सुनकर तुमकराज की भौहें तंग गई और वो गुस्से से पागल होने ही वाला था। अचानक उसने देखा कि देवी मल्ली के पीछे उस बूढ़े आदमी की उंगलियों पर एक हल्की नीली लौ नाच रही है। उसकी नजर तेज हो गई। उसने तुरंत इस लौ को पहचान लिया। इस हल्की नीली लौ को सेरुलियन हेवनली फायर कहा जाता था, जो शाही शहर के शैतानी मेडिसिन हॉल के एल्डर बकरासुर की दिव्य आग थी। यह झटका किसी भी तरह से मामूली नहीं था। यह बूढ़ा आदमी असल में एल्डर बकरासुर था जो खुद आया था। तुमकराज घबरा गया और झुकने ही वाला था कि बकरासुर ने एक बार फिर अपनी आवाज दी, चुप रहो। अच्छा है तुम्हें पता है इस बूढ़े आदमी का ट्रिप कॉन्फिडेंशियल है। अगर तुमने इसे बताने की हिम्मत की
तो अपनी छोटी सी जान का ध्यान रखना, और जिन लोगों को तुम लाए हो उन्हें चेतावनी देना बेहतर होगा। अगर उन्होंने आरव को छूने की हिम्मत की तो तुम्हें पता है कि इसका क्या नतीजा होगा। तुम कराज को बहुत पसीना आया। वो डर गया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। पहले तो उसने सोचा कि इस बार खंडहर का फायदा उठाकर अंदर आरव को अच्छे से संभाल लेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऊपर वाले इतनी जल्दी काम करेंगे। असल में उन्होंने एल्डर बकरासुर को पहले ही भेज दिया था। हाँ, छोटी बहन देवी मल्ली आ गई। मास्टर सोर्स नाइट, छोटी बहन देवी मल्ली, तुम बहुत धीरे आई। छोटी बहन देवी मल्ली, मास्टर सोर्स नाइट, हमारे सैटर्नी मेडिसिन हॉल के हॉल मास्टर ने तो मुझसे एक मैसेज भी दिलवाया जिसमें आप सभी को धन्यवाद देने पर जोर दिया गया था। इस समय कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने देवी मल्ली को 2 लोगों के रूप में देखा। वे सभी हॉल मास्टर बधाई देने के लिए ऊपर आए। जब तुमकराज ने यह नजारा देखा तो ऐसा लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो, और वो बात मानकर एक तरफ हट गया। अब वो बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता था? भले ही आरव के ग्रेट डाउ हेवनली मेलोडी को ट्रिगर करने की बात बाहर की दुनिया को नहीं बताई जा सकती थी, लेकिन उसके डाउ पर उपदेश देने की बात को सीक्रेट नहीं माना गया। उन हॉल मास्टर्स का ग्रीट करने के लिए आना भी एक समझदारी की बात थी। सिवाय इसके कि इन जीनियस लोगों को ज्यादातर अंधेरे में रखा गया था। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। शैतानी भगवान पावर हाउस का एक बड़ा ग्रुप असल में एक शैतानी जनरल के साथ बहुत विनम्र था। इससे वे बुरी तरह डर गए। वो बच्चा कौन है? उसकी ताकत बहुत कमजोर है, लेकिन वो असल में इतने सारे जरूरी लोगों को हेलो कहने के लिए आगे बढ़ा सकता है। हेलो कहने से ज्यादा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हॉल मास्टर्स उसका पक्ष ले रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे की ताकत पहले ही हमसे ज्यादा हो? ये मुमकिन नहीं है ना? बकवास। तुम लोगों को क्या पता? वो लड़का एक शैतानी किमियागर है। सुना है कि उसकी कीमिया की ताकत बहुत जबरदस्त है। पिछली बार कैपोन कैपिटल सिटी में उसने कई शैतानी मेडिसिन हॉल के हॉल मास्टर्स के लिए दांव पर उपदेश दिया था। क्या एक 2 स्टार शैतानी दवा विशेषज्ञ शैतानी मेडिसिन हॉल के हॉल मास्टर्स के लिए दांव पर उपदेश दे रहा है? कोई हैरानी नहीं कि इन हॉल मास्टर्स का ऐसा रवैया है। सभी जीनियस इकट्ठा हो गए और आरव की शुरुआत के बारे में गपशप करने लगे। बहुत जल्द आरव की डिटेल्स उन्हें साफ साफ पता चल गई। ये सुनकर कि आरव एक कीमिया एक्सपर्ट है, उनकी आरव में दिलचस्पी खत्म हो गई। एक कीमिया एक्सपर्ट शैतानी जनरल उनके लिए कितना खतरा पैदा कर सकता था? इस समय शैतानी एनर्जी की एक लहर उठी। आसमान से एक शक्तिशाली आभा उतरी। एल्डर कालीहाथ। हॉल मास्टर्स के ग्रुप ने सिर झुकाया। साफ है, ब्लड यम हॉल में इस भगवान कालीहाथ का पद बहुत ऊंचा था। उस एल्डर कालीहाथ की नजर वहां बकरासुर पर पड़ी और उसने बेपरवाही से मुंह खोला। समय आ गया है। अब मैं खंडहरों को एक्टिवेट करने जा रहा हूं। जो लोग आखिर में अंदर जाकर इसे साफ कर पाएंगे उन्हें बहुत सारे इनाम मिलेंगे, लेकिन इन खंडहरों के अंदर के सारे इनाम मेरे ब्लड यम हॉल के हैं। जो कोई भी इसे जेब में डालने की हिम्मत करेगा वो मेरे ब्लड यम हॉल का दुश्मन बन जाएगा। आगे तक बात करते हुए कलीहाथ मारने के इरादे से उबल पड़ा, जिससे सभी जीनियस के दिल ठंडे हो गए। आरव भी ये सुनकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि इन खंडहरों के अंदर के इनाम काफी बड़े थे। कालीहाथ ने अपना हाथ बढ़ाया और लहराया। हवा में 1000 दूधी आसफेद पत्थर लटके हुए थे। उसने एक सील बनाई। 1000 दूधी आसफेद पत्थरों से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी जो सीधे खंडहर के दरवाजे पर पड़ रही थी। ये मध्यम ग्रेड शैतानी एसेंस पत्थर है। हे भगवान, 1000 मध्यम ग्रेड शैतानी एसेंस स्टोन। ब्लड यम हॉल बहुत शानदार है। लगता है ये खंडहर सच में बहुत बढ़िया है। कोई हैरानी नहीं कि ब्लड यम हॉल ने हमें बुलाने के लिए इतनी बड़ी कीमत खर्च की। लगता है इस खंडहर के अंदर इनाम बहुत बड़े हैं। वे 1000 दूधिया सफेद पत्थर निम्न ग्रेड के शैतानी सार पत्थरों से ऊंचे दर्जे के थे। वे मध्यम ग्रेड के शैतानी सार पत्थर थे। मध्यम ग्रेड के शैतानी सार पत्थर का एक टुकड़ा 10,000 कम दर्जे के शैतानी सार पत्थरों के बराबर था। ये कुछ ऐसा था जिसका इस्तेमाल शैतानी भगवान और उससे ऊपर के लोग करते थे। राजधानियों में, इस स्तर के शहर में मध्यम ग्रेड के शैतानी सार पत्थरों का दिखना बेहद दुर्लभ था। मध्यम दर्जे के शैतानी सार पत्थर बहुत कीमती थे और उनकी मांग तो थी, लेकिन बाजार नहीं था। कालीहाथ की शुरुआती चाल 1000 टुकड़े थी। यह सच में बहुत बढ़िया था। गड़गड़ाहट। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुला, जिससे एक काली गुफा दिखाई दी। छोटे भाई सोर्स नाइट, अंदर जाने के बाद अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम देखो कि बात नहीं बन सकती तो सीधे हार मान लेना। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी खंडहर के अंदर के खजानों से ज्यादा जरूरी है। बकरसूर ने अपनी आवाज दी। आरव मुस्कुराया और बोला, बड़े भाई बेफिक्र रहो, मैं अपनी जिंदगी को मजाक नहीं समझूंगा। सब लोग, सब अंदर जाओ। अंदर जाने के बाद तुम सबको अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। कालीहाथ ने ठंडे दिमाग से कहा। पहले तो उसने सोचा
कि इस बार खंडहर का फायदा उठाकर उसने आरव को अच्छे से संभाल लेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऊपर वाले इतनी जल्दी काम करेंगे। असल में उन्होंने बकरासुर को पहले ही भेज दिया था। जब जीनियस लोगों काली हाथ की बातें सुने तो उन्होंने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, सीधे एक लाइन में अंदर जाकर गुफा में गायब हो गए। आरव को बस अपनी आंखों के सामने धुंधलापन महसूस हुआ और वो असल में सीधे दूर चला गया। जब वो दोबारा दिखाई दिया तो वो पहले ही एक बड़े हॉल के अंदर पहुंच गया था और वो असल में एक रिंग पर दिखाई दिया। फिर से देखने पर आरव ने पाया कि हॉल में असल में 12 एरिना थे और उसने बस एक पर कब्जा कर लिया। आरव की तरह रिंग पर 11 और लोग खड़े थे जो कुछ कंफ्यूज लग रहे थे। पर्पल एक्सट्रीम सेक्ट की विरासत की जमीन पर आपका स्वागत है। हॉल के अंदर एक पुरानी आवाज गूंजी, पर्पल एक्सट्रीम सेक्ट? ये क्या है? पहले कभी नहीं सुना। क्या हेवनस्पैन दुनिया में सेक्ट होते हैं? इस तरह की चीज? ये पुराने खंडहर कितने अजीब है। हेवनस्पैन दुनिया में सेक्ट फोर्स बिल्कुल नहीं थी। सभी फोर्स शहरों के कंट्रोल में थी, जिससे साफ फक पता चलता था। अब अचानक एक पर्पल एक्सट्रीम सेक्ट दिखाई दिया जिसने जीनियस लोगों के ग्रुप को बहुत हैरान कर दिया। लेकिन उस आवाज को साफ तौर पर परवाह नहीं थी कि सब क्या सोचते हैं, और वो अपनी बात कहती रही। जो 12 एरिना पर कब्जा कर रहे हैं वे एरिना लॉर्ड है। बाकी सबको चैलेंज करने का एक मौका मिलता है। जो जीतेगा वो एरिना लॉर्ड होगा, हारने वाला बाहर हो जाएगा। अब तुम सब आजादी से अपना अपोनेंट चुन सकते हो। आखिर में रिंग्स पर बचे 12 लोगों को पर्पल एक्सट्रीम सेक्ट के बड़े इनाम मिलेंगे। जैसे ही आवाज धीमी हुई हॉल में तुरंत शोर मच गया। स्वॉश, स्वूश, स्वूश। काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। सब एक दूसरे के पीछे भागते हुए आरव के रिंग की तरफ उड़े। पलक झपकते ही 20 मार्शल आर्टिस्ट आरव के रिंग पर पहुंच गए। धमाका। जब आरव के रिंग पर लोगों की संख्या 24 पहुंची तो बाद में आने वाला मार्शल आर्टिस्ट सीधे दीवार से टकराया हुआ लगा। वो बहुत दूर जा गिरा। आउच। एक साथ बुरी चीखें गूंज रही थी। ये सीन देखकर बाकी लोग मन ही मन पछतावे और गुस्से से भर गए। साफ है आरव का अखाड़ा पहले से ही भरा हुआ था। दूसरों के ऊपर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आरव साफ तौर पर 12 अखाड़ों में अकेला नरम खुरमा था जिसे गूंथना सबसे आसान था, जबकि बाकी सभी कम से कम आधे दम वाले शैतानी कमांडर दायरे के थे। जीतने के लिए शायद अभी भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। उन कछुए के पोतों को सच में पता है कि इसका फायदा कैसे उठाना है। पलक झपकते ही उन्होंने रिंग भर दी। बस ये एक नरम खुरमा था। लगता है गूंथने की हमारी बारी नहीं होगी। लगता है ये अखाड़ा सबसे अलग दिखने में सबसे अच्छा है। काला दूध 6 बेटे से नहीं टकराना चाहिए, नहीं तो पक्का मर जाओगे। नीचे अखाड़ों में जोरदार चर्चाएं हो रही थी। साफ था कि वे मौजूदा हालात से काफी नाखुश थे। इसी समय काला दूध 6 बेटों ने भी एक एक रिंग चुनी और धीरे धीरे आगे बढ़े। जब सबने ये सीन देखा तो हर कोई इसे देखकर पीछे हट गया। वहां मौजूद लोगों में कुल 8 शैतानी कमांडर लोग थे। इन 8 लोगों में एक दूसरे के लिए एक एक रिंग चुनने की एक एक करके सहमति थी। इसलिए बाकी 3 अखाड़े बहुत पॉपुलर हो गए। बस हॉल के अंदर एक के बाद एक उन 3 रिंग की ओर झुंड में आते लोग देखे गए। धमाका, धमाका, धमाका। बाकी लोग इन 3 रिंग के लिए लड़ने के लिए मारपीट पर भी उतर आए। एक पल के लिए हॉल के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई। बहुत जल्द चीख पुकार के बीच वे 3 रिंग भी भर गए। बाकी लोगों ने चारों ओर से दीवार बना ली। इन 8 रिंग्स में जरा भी सस्पेंस नहीं था। आखिर में पक्का वही शैतानी कमांडर पावर हाउस जीतेंगे। इसलिए कुछ लोग रिंग्स में ऊपर जाने से हिचकिचाने लगे। अचानक एक चीख सुनाई दी। आधे कदम वाले शैतानी कमांडर जीनियस मार्शल आर्टिस्ट के शरीर पर अचानक एक काली डरावनी आग भड़क उठी। पलक झपकते ही वो इंसान जलकर राख हो गया। ये ब्लड एसेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो रहा है। ये हमें लड़ने के लिए रिंग में ऊपर जाना होगा। ये अभी भी कैसे लड़े? काले दूध 6 पुत्रों से हम पक्का मुकाबला नहीं कर सकते। भूल जाओ। क्या ये सिर्फ हार नहीं है? लड़ो जोर से। एक बार जब ये लोग पीछे हटेंगे तो ये ब्लड एसेंस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बराबर होगा। एक बार जब ब्लड एसेंस कॉन्ट्रैक्ट का बैकलैश होगा तो उनका नतीजा फिर भी मौत ही होगा। इसलिए सबके पास पहले से ही कोई रास्ता नहीं था और वे सिर्फ एक मिलती जुलती रिंग चुन सकते थे। सबके चुनने के बाद वही पुरानी आवाज एक बार फिर सुनाई दी। बहुत जल्द एरिना कॉम्पिटिशन एक बनामिक फॉर्मेट अपना लेता है। चैलेंजर रिंग में आने के क्रम के अनुसार सही क्रम में एरिना लॉर्ड्स को चैलेंज करते हैं। जो आखिरी में जीतेगा वो चैलेंज के अगले राउंड में जाएगा। अब चैलेंज शुरू होता है। सब लोग, ये नया खिलाड़ी मैं कनिकेश पहला होऊंगा। रिंग में आने वाला पहला मार्शल आर्टिस्ट जोर जोर से हंसा। साफ था वो उसके सौदा करने से बहुत खुश था। जब दूसरों ने यह सीन देखा तो वे नफरत से दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाए। इस आदमी का रिएक्शन सच में बहुत तेज है। उसने बहुत बड़ी डील कर ली।
किस बात पर घमंड कर रहा है? ये अभी भी पक्का नहीं है कि आखिर तक कौन हंस पाएगा। सफलता के नशे में चूर घटिया इंसान। बाकी लोगों की नाराज आवाजों का सामना करते हुए उस कनिकेश को जरा भी परवाह नहीं थी। आरव की तरफ देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर सोर्स नाइट, है ना? ये जगह कोई गोली बनाने का कमरा नहीं है। पता नहीं आप भी यहां क्यों दौड़े आए इस उत्साह में शामिल होने के लिए, लेकिन जब से आप आए हैं ये इस युवा मास्टर को एक बड़ा तोहफा भी दे रहा है। हाँ, ये युवा मास्टर कृपया इसे स्वीकार करेगा। आरव ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो और ठंडे दिमाग से कहा, लगता है तुम सब मुझे एक नरम खुरमा की तरह समझते हो। हर कोई दबाना चाहता है ना? कनिकेश हंसा और बोला, है ना? नरम खुरमा को नरम खुरमा की अवेयरनेस होनी चाहिए। आरव के मुंह के कोने थोड़े मुड़े और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। नरम तेंदू को नरम खुरमा की अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, जब तुम्हें पहले से ही अवेयरनेस है तो। धमाका। कनिकेश जोर जोर से हंस रहा था कि अचानक वो चिल्लाया। हंसी अचानक रुक गई और सीधे रिंग से बाहर फेंक दिया गया। पहले ही कहा था कि चैलेंज शुरू हो गया है। असल में अभी भी हंसने के मूड में रहने के लिए तुम मूर्ख हो। आरव ने सिर हिलाया और आप भरते हुए कहा, हाँ। जोरदार ठाकों की लहर दौड़ गई। जब बाकी 23 लोगों ने यह सीन देखा तो वे सब जोर जोर से हंसने लगे। रिंग में जाकर भी इतनी लापरवाही बरतना, उसे सीधे बाहर कर दिया जाना ही था। कनिकेश घुरघुराते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। शर्माते हुए जब तक उसका पूरा चेहरा लाल नहीं हो गया, उसने आरव की तरफ इशारा किया और गालियों की बौछार कर दी। घटिया शैतान, सच में छिपकर हमला करने के लिए। अगर तुम्हें काबिलियत है तो चलो एक खुली लड़ाई करते हैं। आरव ने बेपरवाही से उस पर एक नजर डाली और कहा, मूर्ख, तुम किस मूर्ख को डांट रहे हो? मुझे, कनिकेश ने गुस्से से कहा। तुम्हें डांट रहा हूं, मूर्ख, ये भी नहीं जानते? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ। जोरदार हंसी की एक और लहर। कनिकेश को इतना गुस्सा आया कि वो फटने ही वाला था। वो गुस्से से दहाड़ा और बोला, बच्चा, मैं तुमसे फिर से लड़ना चाहता हूं। बात खत्म करके कनिकेश का शरीर रिंग की तरफ तेजी से बढ़ा। धमाका। रोशनी की एक किरण चमकी। कनिकेश सीधे उछलकर दूर जा गिरा। साफ था, मेजबान ने उसे अब और मौका नहीं दिया था। अगला, आरव ने बेपरवाही से कहा। रिंग पर चढ़ा दूसरा युवा जीनियस आरव को हमदर्दी भरी नजरों से देखकर मजाक उड़ाते हुए बोला, मैं नहीं करूंगा। धमाका। वो कहना चाहता था कि वो कनिकेश जैसा नहीं बनेगा, इस तरह की छोटी मोटी गलती नहीं करेगा, लेकिन वो भी कनिकेश जैसा ही था। अपनी बात पूरी करने से पहले ही सीधे रिंग से बाहर उड़ गया। सबकी नजरें एक सी हो गई। आखिर में पता चला कि कुछ ठीक नहीं था। ये नरम खुरमा कुछ ज्यादा ही सख्त लग रहा था। आरव का अभिका का हमला बहुत तेज था। असल में उन्हें साफ साफ समझ नहीं आया कि आरव ने अपनी चाल कैसे चली। पहले जो 2 लोग हारे, वे इसलिए नहीं हारे क्योंकि आरव ने चुपके से हमला किया था, बल्कि इसलिए हारे क्योंकि वे हमलों पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाए। जो लोग यहां आ पाए वे सभी जीनियस के जीनियस थे, सभी चालाक लोग थे। कोई अब भी कह सकता है कि पहला एक तुक्का था, 2 अब निश्चित रूप से कोई तुक्का नहीं था। अगला। ठीक तभी आरव की आवाज उनके कानों में मौत को तेज करने वाले ताबीज जैसी सुनाई दी।